हेलो एवरीवन, आज की कहानी शुरू करते हैं। ये एक स्टेप ब्रदर पर आधारित है। दुनिया के लिए वो दोनों भाई थे, लेकिन विंग के लिए वह उसका प्यार और लैन वांजी के लिए सिर्फ वह एक गलती था। हम देखते हैं लैन मेंशन की दीवारें हमेशा की तरह ऊंची और शांत थी, और यह शांति लैन वांजी के व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका था। लेकिन पिछले 7-10 सालों से इस शांति में एक शोर शामिल हो गया था। वह था विभूषण। जब वांगजी 15 साल का था, तब उसके पिता ने विंग को गोद लिया था। तब से वांगजी ने खुद को कठोर नियमों के पीछे छिपा लिया था। उसका कारण सरल था, वह उस लड़के से प्यार करने लगा था जिसे दुनिया उसका भाई कहती थी। एक शाम लान वांगजी अपनी मेज पर बैठकर कुछ कागज देख रहा था। तभी दरवाजे पर वैसी ही आहट हुई जैसे पिछले 10 सालों से होती आई थी। बिना देखे वह बता सकता था कि विभूषण वही है। लानजान, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। विंग, जो कि उसके लिए एक कॉफ़ी लेके आया था, परंतु लानजान उसकी तरफ देखा भी नहीं और उसने उसे वहीं रखने को बोलकर यह बोल दिया, शोर वर्जित है। विभूषण मेज पर झुक गया। उसका चेहरा वांगजी के चेहरे से महज कुछ इंच की दूरी पर था। ओ लानजान, तुम और तुम्हारे नियम, हम अब बच्चे नहीं हैं, और वैसे भी हम सच में भाई तो नहीं हैं, तो तुम मुझ पर बड़े भाई वाला रौब क्यों झाड़ते हो? हम सच में भाई नहीं हैं। ये शब्द वांगजी के सीने में किसी खंजर की तरह चुभे। यह तो सच था कि यह सबसे बड़ी समस्या भी थी। वांगजी अचानक खड़ा हो गया, जिससे कुर्सी पीछे की ओर घिसट गई। उसकी आंखों में एक चमक थी जिसे विंग पहचान नहीं पाया। विंग, बाहर जाओ। वांगजी की आवाज़ ठंडी थी, पर उसमें एक कंपन था। विभूषण की मुस्कान थोड़ा फीकी पड़ गई। वह वांगजी को चिढ़ाना चाहता था, उसे हंसाना चाहता था, लेकिन वांगजी की यह बेरुखी उसे हमेशा तकलीफ देती थी। क्यों? क्या तुम्हें मेरी मौजूदगी इतनी नफरत है? लानजान, मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिताना चाहता था। उसने वांगजी के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन वांगजी ने बिजली की तेजी से उसका हाथ हटा दिया। छुओ मत मुझे, वांगजी चिल्लाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। विंग का हाथ हवा में ही रह गया। उसकी आंखों में हैरानी और चोट साफ दिख रही थी। उसे लगा था कि शायद वांगजी को वास्तव में उससे घृणा है। विभूषण ने अपनी नजरें नीचे कर ली। ठीक है, अगर तुम्हें मेरे पास होना इतना ही बुरा लगता है तो मैं कल चला जाता हूँ। आखिर मैं इस घर में एक बाहरी व्यक्ति तो हूँ। जैसे ही विंग मुड़कर जाने लगा, वांगजी के अंदर का बात टूट गया। उसने विंग की कलाई पकड़ी और उसे अपनी ओर खींच लिया। विंग सीधे वांगजी के मजबूत सीने से जाकर टकराया। बाहरी व्यक्ति? वांगजी की आवाज़ अब धीमी और भारी थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ? क्या तुम्हें यह भी नहीं दिखता कि जब तुम मेरे पास होते हो तो मेरा खुद पर काबू खोने लगता है? विंग की सांसें थम गई। उसने ऊपर देखा और वांगजी की आंखों में वह सब देख जिसे वांगजी सालों से छुपा रहा था, जलन और एक तड़प जो भाई के रिश्ते की सीमाओं को तोड़ देती थी। लानजान, विभूषण की आवाज़ में एक घबराहट बन रही थी। वांगजी ने उसकी कलाई और कस ली। मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मान सकता विंग, कभी नहीं। और यह कहकर उसने विंग को पीछे धकेल दिया। विभूषण की आंखों में जो उम्मीद की किरण जगी थी वह अगले ही पल चकनाचूर हो गई। लान वांगजी ने उसको और उसकी कलाई को इतने तेज झटक दिया था जैसे किसी जलती हुई चीज को छुआ हो। उसकी आंखों में अब वह तड़प नहीं, बल्कि एक बर्फीली कठोरता थी। यहाँ से चले जाओ, वांगजी ने अपनी पीठ विंग की तरफ फेरते हुए कहा। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी। विभूषण हकबका रह गया। पर लानजान, अभी तो तुमने कहा कि मैं जो भी कहा वह मेरी कमजोरी थी। वांगजी ने उसे बीच में ही काट दिया। उसकी आवाज़ पत्थर की तरह सख्त थी। हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, हमारे पिता एक हैं। समाज की नज़रों में तुम मेरे भाई हो। जो भावनाएं मेरे मन में आई वह एक अपराध है, और मैं उस अपराध का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अगले कुछ हफ्तों तक लैन वांगजी ने विभूषण के अस्तित्व को पूरी तरह नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। वह उसे डाइनिंग टेबल पर बैठा था, लेकिन विंग की तरफ देखता तक नहीं। अगर विंग कमरे में आता तो वांगजी बिना एक शब्द कहे वहां से उठकर चला जाता। विभूषण ने बहुत कोशिश की। उसने वांगजी का पसंदीदा पकवान बनाए, उसकी लाइब्रेरी को व्यवस्थित किया, यहाँ तक कि उसके कमरे के बाहर घंटों इंतजार करा,
पर वांग जी ने अपने चारों ओर नफरत और बेरुखी की एक ऐसी दीवार खड़ी कर ली थी जिसे पार करना नामुमकिन था। एक शाम जब विभूषण ने वांग जी का रास्ता रोका तो वांग जी का गुस्सा फूट पड़ा। लानसन, आखिर कब तक तुम मुझसे भागोगे? अगर तुम्हें मुझे इतनी ही नफरत है तो मुझे साफ साफ कह दो, कह क्यों नहीं देते? वींग ने चिल्लाकर पूछा। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। वांग जी उसकी आंखों में देखते ही बोला, हाँ मुझे नफरत है। मुझे नफरत है तुम्हारी इन बातों से, तुम्हारी इन बेबाकी से, और उस दिन से जब तुम इस घर में आए। तुमने मेरी शांति छीन ली है वींग। तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो। विभूषण का चेहरे का रंग उड़ गया। वह ठिठक कर पीछे हट गया। गलती? मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक गलती हूँ? वांगी ने बिना पलक झपकाए कहा, हाँ, और बेहतर होगा तुम अपनी हद में रहो। भाई बनकर रहना है तो रहो, वरना इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। वांग जी वहाँ से तेज कदमों से चला गया, लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे में पहुंचा और दरवाज़ा बंद करा, वह टूटकर जमीन पर बैठ गया। उसका सीना दर्द से फट रहा था। उसने विंग से वो कड़वे शब्द इसलिए कहे थे ताकि विंग उससे नफरत करने लगे और उससे दूर हो जाए। वह जानता था कि अगर विंग करीब रहा तो वह कभी भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाएगा। उधर विभूषण बारिश में खड़ा अकेले रो रहा था। उसे लगा कि लान वांग जी के दिल में उसके लिए प्यार नहीं बल्कि तिरस्कार है। उसने फैसला कर लिया कि वह अब वांग जी को अपना चेहरा कभी नहीं दिखाएगा। लान वांग जी के कड़वे शब्दों ने विभूषण के आत्मसम्मान को पूरी तरह तोड़ दिया था। जिसे वह अपना घर समझता था, अब वही दीवारें उसे काटने के लिए दौड़ रही थी। उस रात विंग ने रोना बंद कर दिया था। उसकी आंखों में अब केवल एक खालीपन था। उसने एक छोटा सा बैग पैक किया। उसे लैन परिवार की दी हुई कोई भी कीमती चीज़ साथ नहीं ली, यहाँ तक कि वो कपड़े भी छोड़ गया जो वांग जी ने उसे कभी तोहफे में दिए थे। उसने केवल अपना एक सामान लिया और आधी रात को चुपचाप पिछले दरवाजे से निकल गया। फिंग सीधा अपने सबसे पुराने दोस्त न्यू हुसैन के फ्लैट पर पहुंचा। न्यू हुसैन जो हमेशा अपनी पेंटिंग और पंखों की दुनिया में रहता था, विंग की हालत देखकर दंग रह गया। विंग, इस वक्त? और तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों है? न्यू हुसैन ने उसे अंदर बुलाते हुए पूछा। विभूषण बस इतना ही कह पाया, हुएसंग, क्या मैं कुछ दिन यहाँ रुक सकता हूँ? मुझे उस घर पर अब और नहीं रहना। हुएसंग समझ गया था कि उसे बिना सवाल किए वेंग को एक कमरा दे दिया। अगले कुछ दिनों तक वेंग कमरे से बाहर नहीं निकला। उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया और बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गया। वह यह भूलना चाहता था कि कोई लानजान उसकी ज़िंदगी में था। अगली सुबह लान वांगजी नाश्ते के टेबल पर पहुंचा तो उसकी नज़रें अनजाने में उस खाली कुर्सी पर टिकी रही जहाँ विंग बैठता था। उसे लगा कि विंग शायद देर से सोकर उठेगा, जैसे वह हमेशा करता है। पर जब दोपहर तक विंग का कोई अता पता नहीं चला तो वांगजी के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। वह खुद को समझा रहा था, यही तो मैं चाहता था कि वह मुझसे दूर रहे, लेकिन दिल कुछ और ही कह रहा था। शाम को जब वह विंग के कमरे में गया तो वहाँ का सन्नाटा उसके कानों में गूंजने लगा। कमरा बिल्कुल साफ था। बिस्तर की चादर पर एक भी सिलवट नहीं थी। मेज पर वह चांदी की अंगूठी रखी थी जो वांगजी ने उसे पिछले जन्मदिन पर दी थी। वांगजी का हाथ कांपने लगा। उसने अलमारी खोली, वह खाली थी। उसी वक्त उसका फ़ोन बजा। उसके पिता का फ़ोन आया। वांगजी, विंग कहाँ है? उसका फ़ोन बंद आ रहा है और वह आज यूनिवर्सिटी भी नहीं गया। वांगजी के पैर जैसे जम गए। उसे एहसास हुआ कि उसने विंग को सिर्फ घर से नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी से भी धकेल दिया था। जिस नफरत का उसने नाटक किया था उसने विंग को सच में तबाह कर दिया था। पागलपन की हद तक बेचैन होकर वांगजी ने विंग को ढूंढा और उसके बाद उसने हुएसांग को फ़ोन लगाया। हुएसांग, क्या विंग तुम्हारे पास है? वांगजी की आवाज़ में वह गंभीरता गायब थी, केवल खौफ था। हुएसांग जो आमतौर पर वांगजी से डरता था, इस बार बेबाक होकर बोला, हाँ लान वांगजी, वह यही है। और सच कहूँ तो उसे इस हाल में देखने के बाद मैं तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त कभी नहीं दूंगा। तुमने उसे गलती कहा। वह लड़का तुम्हें अपनी जान मानता था और तुमने उसे बेघर कर दिया। फ़ोन कट गया। वांगजी के हाथ से फ़ोन गिर गया। वह घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जिसने उसे सालों से रोक कर रखा था। उसे एहसास हुआ कि मर्यादा और समाज के डर ने उसे उस इंसान को खो दिया था जो उसकी पूरी दुनिया था। अब मैंसन में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी एक ऊंची आवाज में गूंज रही थी। लान वांगजी अपने कमरे के अंधेरे में बैठा था। हाथ में विभूषण की छोड़ी हुई वह चांदी की अंगूठी थी। तभी बाहर एक महंगी गाड़ी रुकने की आवाज़ आई।
लैन परिवार के मुखिया वांग जी के पिता किंग हेंजू जो अपनी लंबी बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए थे। किंग हेंजून जब घर के अंदर आए तो उन्हें वह रौनक नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। वेवुशियन की हंसी जो घर के हर कोने में गूंजती थी गायब थी। वांग जी, विंग कहाँ है? उनके पिता की आवाज़ हॉल में गूंजी। वांग जी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें लाल थी। उसने अपने पिता के सामने हमेशा सर झुकाकर रहने वाला वांग जी आज काँप रहा था। पिताजी, विंग वह घर छोड़कर चला गया। वांग जी ने बहुत मुश्किल से शब्द बटोरे। किंग हेंजून की भौहें तन गई। छोड़कर चला गया? क्या मतलब? वह मेरा बेटा है, इस घर का वारिस है। उसे जाने की अनुमति किसने दी? और तुम उसे रोक क्यों नहीं पाए? वांग जी खामोश रहा। उसकी खामोशी उसके पिता को सब कुछ बयां कर रही थी। किंग हेंजून ने अपने बड़े बेटे लैन सिचैन से पहले ही कुछ बातें सुन ली थी। लान वांग जी की हालत देखकर उन्हें असलियत का अंदाजा हुआ। लैन सिचैन जो कि घर के बाहर रहते थे, वे विंग से के बहुत करीब थे। वे उसे अपने छोटे भाई की तरह ही प्यार करते थे, उसका साथ देते थे। उनको वांग जी के बारे में भी पता था कि वह विंग से परेशान हो जाता है। जब ये सब हुआ तो लान सिचैन को पता था। उसने ये सब अपने पिता को बताया था। अब वांग जी के पिता, वांग जी, मैंने तुम्हें अनुशासन सिखाया था, पत्थर दिल होना नहीं। पिताजी की आवाज़ भारी हो गई। मुझे पता चला है कि तुमने उसे गलती कहा। क्या तुम्हें याद है जब मैं उसे घर लाया था, मैंने कहा था वह तुम्हारा भाई है, लेकिन तुम्हारा व्यवहार भाई जैसा नहीं बल्कि किसी दुश्मन जैसा रहा है। वांग जी ने अचानक सर उठाकर अपने पिता की आंखों में देखा। पिताजी, मैं उसे भाई की तरह नहीं देख सकता। मैं उसे खोने से डरता था, समाज के नियमों से डरता था। मैंने उसे खुद से दूर करने के लिए झूठ बोला। मुझे लगा कि नफरत दिखाना उसे बचाने का एकमात्र तरीका है। किंग हेंजून ने एक गहरी सांस ली और अपने बेटे के करीब आए। नियम इंसानों के लिए बनते हैं वांग जी। अगर नियम किसी का जीवन तबाह कर दे तो वे नियम नहीं, बोझ है। तुमने न केवल उसका दिल तोड़ा बल्कि उस भरोसे को भी तोड़ा जो उसे इस परिवार पर किया था। पिताजी के कड़े शब्दों में कहा, अभी इसी वक्त जाओ और उसे वापस लेकर आओ। अगर वेवुशियन इस घर में वापस नहीं आता तो समझ लेना कि तुमने सिर्फ एक भाई नहीं बल्कि अपने पिता का सम्मान भी खो दिया है। और याद रखना, इस बार उसे मर्यादा के नाम पर नहीं बल्कि हक के नाम पर वापस लाना। वांग जी को जैसे जीने का एक नया मकसद मिल गया था। उसने अपने पिताजी के पैर छुए और बिना एक पल गवाए अपनी कार की चाबियां उठाई। बारिश अभी भी हो रही थी लेकिन वांग जी के मन में कोई डर नहीं था। वह जानता था कि हुएसैंग का घर तक का रास्ता मुश्किल होगा और विंग का दिल जितना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा, पर उसे अब नफरत का मुखौटा उतारकर अपने प्यार को स्वीकार करना था। लान वांग जी की कार न्यू हुएसैंग के अपार्टमेंट के सामने चीरते हुए रुकी। वह बिना छाता के गाड़ी से बाहर निकला और सीढ़ियाँ चढ़कर हुएसैंग के दरवाजे पर पहुंचा। उसने इतनी जोर से दरवाज़ा खटखटाया कि हुएसैंग घबरा कर आ गया। वांग जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहाँ है? वांग जी, विंग कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। वांग जी की आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट और टूटने की आवाज़ थी। हुएसैंग ने दुख और थोड़ी सी बेबसी के साथ अपना सर झुका लिया। उसने दरवाज़ा पूरा खोला। अंदर का कमरा खाली था। विंग का वह छोटा सा बैग जो उसने कल रात पैक किया था अब वह वहाँ नहीं था। वह चला गया। वांग जी, हुएसैंग ने धीमी आवाज़ में कहा। वांग जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कहाँ जा सकता है? उसका फ़ोन अभी भी बंद है। हुएसैंग ने एक लिफाफा वांग जी की ओर बढ़ाया। उसमें उसने मुझसे वादा लिया है कि जब तक वह शहर न छोड़ दे मैं तुम्हें कुछ न बताऊं। उसने कहा कि वह अब उस बोझ को और नहीं ढो सकता जो तुम दोनों के बीच है। वह अपनी माँ के पुराने शहर वापस चला गया है, शायद हमेशा के लिए। वांग जी ने कांपते हाथों से लिफाफा उठाकर खोला। अंदर एक कोई पत्र नहीं था, बस एक छोटी सी फ़ोटो थी। वह फ़ोटो जो विंग के बचपन और वांग जी के साथ खिंचवाई थी। फ़ोटो के पीछे लिखा था, लानजान, अब तुम्हें आपकी शांति वापस मिल जाएगी। मैं तुम्हारी ज़िंदगी की वह गलती हूँ अब और नहीं दोहराऊंगा। खुश रहना। वांग जी ने उस फ़ोटो को अपने सीने से लगा लिया। बारिश का पानी उसके बालों से टपक कर उस कागज को भिगो रहा था। उसे लगा जैसे कि उसकी रूह का एक हिस्सा शरीर छोड़कर जा चुका है। जब वांग जी वापस घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर जो तबाही थी उसे देखकर किंग हेंजून सब समझ गए। वह चला गया पिताजी, मैंने उसे खो दिया। वांग जी की आवाज़ अब सिर्फ एक फुसफुसाहट सी थी, लेकिन इस बार उसके पिता ने उसे गिरने नहीं दिया। उन्होंने वांग जी के कंधे पर हाथ रखा। वह गया, मरा नहीं है वांग जी। प्यार में हार मान लेना लैन परिवार की रीत नहीं है। अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई है तो मरहम भी तुम्हें ही लगाना होगा।
मैंने अपने प्राइवेट जेट और टीम को काम पर लगा दिया। उसे ढूंढो, चाहे दुनिया के कोना कोना छान मारना पड़े। वांग जी की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने आंसू पोंछे और वह तैयार हो गया। मैं उसे लेकर आऊँगा डैड, इस बार भाई की तरह नहीं, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी की तरह। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। लान वांगजी ने अपनी पूरी ताकत विभूषण को खोजने में लगा दी। उसने जासूसों की फौज तैनात की। हर उस छोटे शहर और गांव की खाक छानी जहां विंग की माँ रहती थी। वह भी उसके होने का कोई सबूत नहीं थे, लेकिन विभूषण जैसे हवा में विलीन हो गया था। 1 साल बीत गया। लान वांगजी अब पहले वाला वांगजी नहीं रहा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और उसकी चुप्पी अब और भी गहरी हो गई थी। वह अब भी रोज सुबह इस उम्मीद में उठता कि शायद आज कोई खबर आए, शायद कोई फ़ोन आ जाए। वह अक्सर न्यूसेंग के पास जाता, इस उम्मीद में कि शायद विंग ने उसे कोई संदेश भेजा हो, लेकिन ह्वेसैंग को भी उतना ही अनजान था जितना कि वांगजी। वांगजी उसे अपनी पहचान ह्वेसैंग वांगजी उसने अपनी पहचान पूरी तरह मिटा दी है। वह अब विभूषण बनकर कहीं नहीं रह रहा होगा। किंग हेंगजू ने अपने बेटे को धीरे धीरे घुटते हुए देखा। लैन मैंसन, जो कभी व्यापारिक चर्चाओं से गूंजता था, अब वह एक मंदिर की तरह शांत हो गया था। अब वांगजी एक बिजनेसमैन बन गया था, पर उसका मन व्यापार में नहीं लग रहा था। उसने उससे भी मन हटा लिया था। वह बस अपनी उन रातों को याद करता था जब विंग उसके मेज पर बैठकर उसे परेशान किया करता था। एक शाम उसके पिता ने उसे लाइब्रेरी में पाया। वांगजी विंग की पुरानी यादें देख रहा था। वांगजी, क्या तुम्हें लगता है कि वह वापस आएगा? पिताजी ने धीरे से पूछा। वांगजी ने खिड़की से बाहर डूबते सूरज को देखा। पिताजी, मैंने उसे गलती कहा था। शायद वह मुझे यह दिखा रहा है कि जब गलतियां जीवन से निकल जाती हैं तो जीवन कितना खाली हो जाता है। 3 साल बीत चुके थे। लोग कहने लगे थे कि अब हार मान लेनी चाहिए, पर वांगजी के दिल का एक कोना अभी भी धड़कता था। उसने फैसला किया कि वह अब अपनी बिजनेस की दुनिया छोड़ देगा और वह उसे फिर से खोजेगा। उसने सुना था कि दूर पहाड़ियों के पास एक छोटा सा गांव है जहां एक चित्रकार बच्चों को मुफ्त में कला सिखाता है, और वह कोई अनजान है जिसका असली नाम पता किसी को भी नहीं पता है। यह सुनकर वांगजी का दिल की धड़कनें बढ़ गई। वह बिना किसी को बताए उसने अपनी गाड़ी की चाबियां उठाई। उसे नहीं पता था कि वहाँ विंग मिलेगा या नहीं, पर उसे खुद से वादा किया, विंग, अगर तुम इस दुनिया में कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही दम लूँगा, चाहे मुझे अपनी पूरी उम्र क्यों न गंवानी पड़े। पहाड़ों की ठंडी हवा और घने कोहरे के बीच बसे एक छोटे से गांव में लान वांगजी ने अपनी गाड़ी रोकी और वह पैदल चलने लगा। उसका दिल हर कदम के साथ जोरों से धड़क रहा था। उसने अनगिनत बार खुद को समझाया था कि उम्मीद ना करे ताकि टूटने पर दर्द ना हो, पर आज उसकी आत्मा जैसे चीख चीख कर कह रही थी कि वह सही जगह पर है। सूरज ढल रहा था और गांव के किनारे एक पुरानी पहाड़ी की चोटी थी जहां लाइट जल रही थी। वांगी पागलों की तरह उस दिशा में भागा। पत्थर से टकराया, उसके कपड़े फटे, पर वह नहीं रुका। चोटी पर पहुंचते ही उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। एक युवक सफेद पत्थर पर बैठा था, चेहरे पर चांदनी और हाथों में एक पेंट ब्रश। वह पहले से थोड़ा दुबला हो गया था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में वह पुरानी शरारत नहीं थी, बल्कि एक गहरा ठहराव था। विंग, वांगजी की आवाज़ इतनी धीमी थी कि शायद हवा भी उसे सुन ना पाए। वह ब्रश अचानक रुक गया। विभूषण का शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। उसने धीरे से अपना सर घुमाया। उसे लगा कि शायद यह फिर से उसका कोई सपना है जो वह पिछले 3 सालों से हर रात देखता था। लेकिन सामने लांग वांगजी खड़ा था, गीली आंखें, बिखरे बाल और वह चेहरा जो आज भी विंग के लिए पूरी दुनिया था। लांजान, विंग की आवाज़ काँप रही थी। तुम यहाँ यहाँ कैसे? मैंने तो अपनी पहचान तक मिटा दी थी। वांगजी ने बिना एक शब्द कहे आगे बढ़ा, विंग को अपनी बाहों में भर लिया। उसने उसे इतनी जोर से जकड़ा कि जैसे कि अगर वह जरा भी ढीला पड़ा तो विंग फिर से कोहरे में गायब हो जाएगा। विंग ने उसे धक्का देने की कोशिश की। छोड़ो मुझे लैन वांगजी, मैं तुम्हारी गलती हूँ, याद है मुझे। मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? जाओ अपनी मर्यादा और अपने नियमों के पास। वांगजी ने उसे और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू विंग के कंधे पर गिर रहे थे। मैं गलत था विंग, नियमों ने मुझे अंधा कर दिया था। तुम कोई गलती नहीं हो, तुम मेरी सांसें हो। तुम्हारे बिना उन 3 सालों में मैं रोज रोज मरा हूँ। मुझे सजा दो, मुझे मारो, पर दोबारा मुझसे दूर मत जाना। विंग ने उसे धक्का दिया और वह बिना कुछ ही कहे वहां से चला गया। अब रात हो चुकी थी। वांगजी ने वहां उसे खोजा, पर रात इतनी गहरी थी कि उसे मजबूरी में वहीं
वह वहाँ से जाना पड़ा, पर उसका दिल को तसल्ली थी कि उसका विंग यहीं है। अगली सुबह लान वांगजी जैसे ही छोटी सी झोपड़ी के करीब पहुंचा, उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसे लगा कि उसका इंतजार खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, उसके कदम जमीन में धंस गए। सामने बेबुशान खड़ा था, पर वह अकेला नहीं था। उसकी गोद में 3 से 4 साल का एक छोटा बच्चा था, जो खिलखिलाकर हंस रहा था। तभी झोपड़ी के अंदर से एक युवक बाहर आया और उसने बड़े प्यार से विंग के कंधे पर हाथ रखा। विंग, देखो, आयुवान को नींद आ रही है, इसे अंदर ले चलें, उस युवक ने कहा। विभूषण ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और उस युवक की आंखों में देखते हुए कुछ कहा। उन दोनों के बीच का वह अपनापन और वह बच्चा देख लान वांगजी के सीने में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। वांगजी के हाथ से वह चांदी की अंगूठी गिरकर मिट्टी में खो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस हक की बात वह अपने पिता से कर आया था, वह पल भर में राख हो गया। उसे लगा कि इन 3 सालों में विंग ने अपनी एक नई दुनिया बसा ली है, एक ऐसा परिवार जिसमें लान वांगजी के लिए कोई जगह नहीं थी। वह पीछे हटने लगा, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वह चिल्लाना चाहता था, विंग से पूछना चाहता था कि क्या वह इतने जल्दी उसने उसे भुला दिया है, पर उसकी आवाज़ उसका साथ छोड़ चुकी थी। तभी विंग की नज़र अचानक आंगन के कोने में खड़े उस साये पे पड़ी। वांगजी को देखते ही विंग के हाथ से बच्चे का खिलौना गिर गया। उसकी आंखों में डर और हैरानी का मिला जुला भाव था। लहनजान, विंग की आवाज़ कांपी। वह युवक जो विंग का दोस्त वैनिंग था, हैरान होकर वांगजी की ओर देखने लगा। वांगजी की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसका चेहरा पत्थर की तरह सफ़ेद पड़ चुका था। मैं माफ़ी चाहता हूँ, वांगजी ने टूटती हुई आवाज़ में कहा। मुझे लगा कि तुम अकेले हो गए, मुझे नहीं पता था कि तुम आगे बढ़ चुके हो। तुम्हारी अपनी एक दुनिया है, एक बच्चा है। वांगजी उल्टा मुड़ा और पागलों की तरह अपनी गाड़ी की तरफ भागा। उसे लग रहा था कि अगर वह एक भी पल वहाँ रुका तो उसका दम निकल जाएगा। विंग विंग, लानजान रुको, मेरी बात सुनो, विंग पीछे से चिल्लाया और बच्चे को वैंचिंग को थमाकर वांगी के पीछे भागा। जी सुनने की स्थिति में नहीं था। वह गाड़ी में बैठा और इंजन स्टार्ट कर दिया। उसे बस एक ही बात याद आ रही थी, विंग का उस युवक की तरफ देखकर मुस्कुराना और उस बच्चे की हंसी। वांगजी ने खुद से कहा, यह तुम्हारी सजा है वांगजी, तुमने उसे ठुकराया था, अब उसने तुम्हें भुला दिया। जैसे ही वांगजी की गाड़ी तेज रफ्तार से वहां से निकली, विभूषण सड़क के बीचों बीच गिर पड़ा। वह चिल्ला रहा था, लानजान, वह मेरा बच्चा नहीं है, वह अनाथ है, वह मेरे परिवार नहीं है। पर उसकी आवाज़ तेज हवाओं और गाड़ी के शोर में कहीं खो गई थी। वांगजी टूट चुका था और वह इस बार यह घाव पहले से कहीं ज़्यादा गहरा था। गाड़ी चलाते हुए लान वांगजी के हाथ स्टीयरिंग में काँप रहे थे। उसकी आंखों के सामने बार बार वह दृश्य आ रहा था, विभूषण का मुस्कुराता हुआ चेहरा और उसकी गोद में वह बच्चा। वांगजी के मन में जहर भर गया था। उसे लगा कि वह 3 साल तक जिस इंसान के लिए तड़पा, वह इंसान किसी और के साथ अपनी गृहस्थी बसा चुका है। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोझ था विंग, वांगजी ने कड़वाहट से कहा। आज मैं उस बोझ को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। जब वांगजी वापस लौटा तो उसका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल चुका था। वह पहले से कहीं ज़्यादा शांत और कठोर हो गया था। कैंग हानजुन जब उससे मिलने आए तो वांगजी ने उनकी ओर देखा तक नहीं। पिताजी, आपने कहा था कि मैं अपनी मर्जी से जीवन जीऊँ। मैंने जी लिया, अब मैं वही करूँगा जो आप और यह समाज चाहता है। वांगजी की आवाज़ में कोई भावना नहीं थी। किंग हेंगजुन हैरान रह गए। वांगजी, क्या हुआ? क्या विंग नहीं मिला? विभूषण मर चुका है, कम से कम मेरे लिए, वांगजी ने पत्थर की तरह सख्त होकर कहा। आप जिस लड़की से मेरी शादी तय करना चाहते थे, मैं तैयार हूँ। अगले ही हफ्ते शादी की तारीख पक्की कर दीजिए। विवाह की तैयारी और मौन चीख लान परिवार ने तुरंत शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी सुमिंग के साथ रिश्ता तय कर दिया। सुमिंग एक सुंदर और शांत लड़की थी। लान वांगजी उसे एक इंसान के तौर पर नहीं बल्कि अपनी सजा के तौर पर देख रहा था। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन वांगजी के कमरे में अंधेरा ही रहा। न्यू सेंग जब उससे मिलने आया और उसने विंग का सच बताने की कोशिश की तो वांगजी ने उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। उसका नाम भी मत लेना मेरे सामने, वह अपनी दुनिया में खुश है, अब मुझे मेरी बर्बादी में खुश रहने दो, वांगजी चिल्लाया। नी फिर वहाँ से चला गया। शादी में अभी 3 दिन बाकी थे। मैंसन में उत्सव का माहौल था, लेकिन वांगजी के लिए यह दिन किसी फांसी की सजा की उल्टी गिनती जैसा था। इधर पहाड़ों में उस छोटे से गांव में विभूषण का बुरा हाल था। जिस दिन से वांगजी उसे गलत समझकर भागा था, विंग ने ना कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। न्यू हुसैन जो वांगजी की इस जिद से परेशान था, उसने छिपकर विंग को संदेश भेजा। विंग, लांजान इस हफ्ते शादी कर रहा है। वह गलतफहमी में अपनी और किसी और की जिंदगी आग में झोंकने
जा रहा है। अगर तुम अब नहीं आए तो सब खत्म हो जाएगा। जैसे ही विंग को यह संदेश पड़ा, उसके हाथों से फ़ोन गिर गया। उसका सर चकराने लगा। उसे लगा कि उसके पैरों के नीचे से ज़मीन धँस गई है। लानज़ान, तुम इतने पागल कैसे हो सकते हो? विंग की आवाज़ रुक गई। तुमने मुझसे सच पूछने तक की जहमत नहीं उठाई? विंग ने उसे रोकने की वैनिंग ने उसे रोकने की कोशिश की। विंग, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। इतने दूर का सफ़र तुम इस हालत में कैसे करोगे? मैं मर भी जाऊं तो मुझे परवाह नहीं वैनिंग, पर मैं उसे यह गुनाह नहीं करने दूंगा। विंग ने अपनी फटी हुई कमीज पर एक चादर लपेटी और नंगे पांव ही सड़क की ओर दौड़ पड़ा। उसके पास गाड़ी नहीं थी और उसे दूर गांव से शहर तक पहुंचने के लिए बसें बहुत कम थी। उसने लिफ्ट ली, मीलों पैदल चला और फिर एक ट्रक वाले से मिन्नत की। उसकी आंखों में बस एक ही चेहरा था, वह चेहरा जो गुस्से और नफरत के पीछे अपनी बेइंतहा प्यार को छुपाए बैठा था। शहर पहुंचते पहुंचते विंग की हालत बदतर हो चुकी थी। उसके पैरों से खून बह रहा था और उसका बुखार से उसका शरीर तप रहा था। जब वह लैंड मैंशन के करीब पहुंचा, उसने देखा कि पूरा घर फूलों और लाइटों से सजा है। बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, लान वांगजी संग सुमिंग। विंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गार्ड्स को चकमा देने की कोशिश की, पर उन्हें एक भिखारी समझकर धक्का दे दिया गया। हटो यहाँ से, अंदर शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं, गार्ड ने चिल्लाकर कहा। विंग जमीन पर गिर पड़ा, पर उसने हार नहीं मानी। वह दीवार फांदकर पिछले रास्ते से अंदर घुसा। उसके मन में बस एक ही डर था, कहीं बहुत देर न कर दे। उसे वह सच बताना ही था कि आइवन उसका बच्चा नहीं है, बल्कि उसके मृत दोस्त की निशानी है जिसे वह पाल रहा था। और वह युवक वैनिंग सिर्फ उसका एक दोस्त है। लैंड मैंशन में संगीत की रस्म चल रही थी। मेहमान की भीड़, ढोल नगाड़े और शोर और चकाचौंध के बीच लहनवांगजी एक जिंदा लाश की तरह बैठा था। उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, पर उसकी आंखें शून्य की ताक रही थी। तभी मुख्य द्वार पर अफरा तफरी मच गई। दरबार एक बदहाल युवक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह युवक पागलों की तरह अंदर घुस आया। भीड़ के बीच लानजान वेवुशन की आवाज़ संगीत के शोर को चीरती हुई गूंजी। वांगजी अपनी जगह से पत्थर की तरह उठ खड़ा हुआ। उसके सामने विंग खड़ा था, मिट्टी से सने कपड़े, पैरों से रिश्ता खून और तेज बुखार से तपता चेहरा। वांगजी के दिल में नफरत और तड़प एक साथ तूफान सा उठ पड़ा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो वेवुशन? क्या अपनी गृहस्थी की खुशियाँ कम पड़ गई थी जो यहाँ मेरी बर्बादी देखने आए हो? वांगजी ने कड़वाहट से पूछा। विंग ने लड़खड़ाते हुए कदम आगे बढ़ाए और वांगजी की बाहें पकड़ ली। नहीं लानजान, तुम गलत हो। जिसे तुमने मेरी दुनिया समझा वह मेरा सहारा था, मेरा प्यार नहीं। आयुवान अनाथ बच्चा है। वह मेरे उन दोस्तों की आखिरी निशानी है जो अब इस दुनिया में नहीं है। वैनिंग केवल मेरा भाई जैसा दोस्त है, जिसने मुझे तब संभाला जब तुमने मुझे छोड़ दिया था। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। वांगजी की सांसें थम गई। विंग की आवाज़ और धीमी हो गई। इन 3 सालों में एक पल भी ऐसा नहीं था जब मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया या तुम्हें याद नहीं किया। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जिया लानजान। मैं वापस आ रहा था, पर तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। वांगजी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अपनी उसे अपनी की हुई गलती का एहसास बिजली की तरह लगा। उसने विंग की आंखों में देखा, जहां अब केवल बेइंतहा दर्द और वफादारी थी। विंग वांगजी के कांपते हाथों से उसे छूना चाहता था, पर विभूषण की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। मीलों का सफ़र, भूख, प्यास और दिल की चोट ने उसके शरीर को तोड़ दिया था। उसने एक फीकी मुस्कान दी और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। मैंने अपना वादा निभाया लानजान। इससे पहले कि वह जमीन पर गिरता, वांगजी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। विंग का शरीर आग की तरह तप रहा था। वह पूरी तरह बेसुध हो चुका था। विंग, आंखें खोलो विंग, वांगजी पागलों की तरह से पुकारने लगा। उसके पिता किंग हंगजुन और होने वाली दुल्हन के परिवार वाले पास आए। वांगजी, यह क्या तमाशा है? शादी की रस्में रुक रही हैं। किसी ने चिल्लाकर कहा। वांगजी ने सर उठाकर अपनी उन आंखों से सबको देखा जिसमें अब अंगारे बरसे थे। उसने विंग को गोद में उठाया और अपनी सगाई की अंगूठी उतार कर फेंक दी। शादी खत्म हुई। वांगजी की आवाज़ में एक ऐसा दृढ़ संकल्प था जिसे अब कोई नहीं तोड़ सकता था। अगर इसे कुछ हुआ तो लान वांगजी का वजूद खत्म हो जाएगा। पिताजी, मुझे क्षमा करें, पर मेरी मर्यादा और मेरे संस्कार केवल इसी इंसान के बाहों में है। वहाँ भीड़ को चीरता हुआ बेसुध विंग को लेकर अपने कमरे की ओर भागा। डॉक्टर को बुलाने के लिए चिल्लाया और वांगजी को अब न समाज की परवाह थी और न ही नियमों की। उसे बस अपने विंग की एक सांस की जरूरत थी। क्या नज़ारा किसी तूफान के बाद की खामोशी जैसा था। मेहमानों की फुसफुसाहट और लड़की वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था।
पर यह लैन खानदान की प्रतिष्ठा का सवाल था। लेकिन किंग हांगजुन ने जब अपने बेटे की आंखों में बेबसी और वेवूशैन के लिए वह दीवानगी देखी तो उसका दिल पसीज गया। अब किंग हांगजुन मंडप के बीचों बीच खड़े हुए। उनकी आवाज़ में एक ऐसा अधिकार था जिसने पूरे हॉल को शांत कर दिया था। लैन परिवार के लिए मर्यादा का अर्थ हमेशा सच और न्याय रहा। उन्होंने सुमिंग के परिवार की ओर देखकर हाथ जोड़े। आज मेरे बेटे ने जो किया वह समाज के लिए गलत हो सकता है, लेकिन एक इंसान के नाते उसने वही किया जो उससे सालों पहले कर लेना चाहिए था। मैं इस रिश्ते को टूटने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, परंतु अब मेरा बेटा यह शादी नहीं कर सकता। यह कहकर उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और उन्हें आप सभी को होने वाले नुकसान की भरपाई लैन परिवार करेगा। यह कहकर वह उनसे माफ़ी मांगने लगे। पर फिलहाल यह एक जान दांव पर लगी है। कृपया आप सब प्रस्थान करें। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव ऐसा था कि लोग बिना किसी हंगामे के धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। किंग हांगजुन ने घर के गार्ड्स को आदेश दिया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति या मीडिया अंदर न आ पाए। अंदर कमरे में लान वांगजी ने वेबुशियन को अपने बिस्तर पर लेटाया हुआ था। वह खुद फर्श पर घुटनों के बल बैठा, विंग के ठंडे पड़ते हाथों को अपने गालों से लगाए हुआ था। डॉक्टर विंग को ड्रिप चढ़ा चुके थे और बुखार कम करने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर, वह ठीक तो हो जाएगा ना? वांगजी की आवाज़ में वह अधिकार गायब था। वह एक छोटे बच्चे की तरह डरा हुआ था। तेज बुखार और शरीर के पोषक तत्व की बहुत कमी हो गई है और साथ में वह बहुत गहरा मानसिक तनाव भी है। हमें इंतज़ार करना होगा, डॉक्टर ने चिंता जताते हुए कहा। कुछ देर बाद किंग हांगजुन कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा, जो कभी नियमों की किताब हुआ करता था, आज एक साधारण प्रेमी की तरह बिखरा पड़ा है। वांगजी उन्हें उनके वांगजी उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने सबको समझाकर विदा कर दिया है। अब यहाँ कोई नहीं कहेगा तुमसे कुछ। तुम विंग का ध्यान रखो। वांगजी ने बिना पीछे मुड़े कहा। पिताजी, मैंने उसे मार डाला होता। अगर वह आज नहीं आता तो मैं अपनी और उस बेगुनाह लड़की सुमी की ज़िंदगी तबाह कर देता। मैं इतना अंधा कैसे हो सकता हूँ? अक्सर डर और अत्यधिक प्रेम इंसान को अंधा कर देते हैं, किंग हांगजुन ने धीमे से कहा। अब वह जब मिल गया है और सच सामने आ गया है तो उसे दोबारा मत खोना। मैंने न्यू हुसैन को फ़ोन किया कि वह वैनिंग और उस बच्चे आयुवान को लेकर सुरक्षित यहाँ पहुँचे। विंग अब अकेला नहीं, उसका परिवार साथ रहेगा। आधी रात बीत चुकी थी। कमरे में सिर्फ एक मध्यम रोशनी जल रही थी। अचानक विंग की उंगलियों में थोड़ी हलचल हुई। उसके होंठ सूखे हुए थे और वह बेहोशी में भी एक ही नाम पुकार रहा था, लानजान। वांगजी तुरंत उसके और करीब आ गया। विंग, मैं यहाँ हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। विंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने वांगजी का चेहरा धुंधला सा दिख रहा था। उसने डरी हुई आवाज़ में पूछा, शादी शादी हो गई? वांगजी ने उसके माथे को चूमते हुए अपने आंसुओं को रोका। नहीं हुई और कभी नहीं होगी। मेरी दुनिया यही है। विंग की आंखों से एक आंसू लुढ़क कर तकिए में समा गया, लेकिन इस बार वह आंसू दुख का नहीं बल्कि सुकून का था। उसे पता था कि अब उसे दोबारा कभी नहीं भागना पड़ेगा। अब विंग को नींद आ चुकी थी, परंतु रात के 2 बज रहे थे। अचानक विभूषण का शरीर कांपने लगा। डॉक्टर ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इन्फेक्शन और थकान की वजह से बुखार बढ़ सकता है, लेकिन यह इतना तेज होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। वांगे ने थर्मामीटर देखा। बुखार 104 डिग्री पर था। विभूषण का शरीर आग की तरह तप रहा था, लेकिन वह ठंड से बुरी तरह थरथरा रहा था। वह बेहोशी में भी सिसक रहा था। ठंड, लांदन, बहुत ठंड है। वांगजी ने गीली पट्टियाँ रखी, दवाइयाँ दी, पर विंग का शरीर पसीने और कपकपाती से बेहाल था। जब दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया तब वांगजी को एहसास हुआ कि विंग को इस वक्त दवा से ज़्यादा एहसास की ज़रूरत है। उसे उस ठंडक से बाहर निकालने के लिए गर्मी चाहिए थी। वांगजी ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी रेशमी कमीज उतारी और कांपते हुए विंग को अपनी बाहों में भर लिया। उसने उसे सीने से ऐसे सटा दिया जैसे वह अपने खुद की जान उसके ठंडे पड़ते शरीर पर फूंक देना चाहते हो। उन्होंने वांगजी की त्वचा जब विंग की तपती खाल से छुई तो उसे महसूस हुआ कि विंग का दर्द कितना गहरा है। उसने कंबल को दोनों के ऊपर खींच लिया। वह विंग के कानों में लगातार फुसफुसाता रहा, मैं यहाँ हूँ विंग, डरो मत, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। धीरे धीरे वांगजी की शरीर की गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। विंग को वह भयानक ठंडक धीरे धीरे कम होने लगी। वह जो अब तक दर्द से तड़प रहा था, वांगजी का चित परिचित खुशबू और गर्माहट पाकर शांत होने लगा। उसने बेहोशी में ही अपना चेहरा वांगजी के गर्दन में छुपा लिया और उसके दिल की धड़कनें सुनने लगा। वांगजी ने उसे अपनी बाहों में और कस लिया। उसकी आंखों से आंसू बहकर विंग के बालों में गिर रहे थे और उसे भी नींद आ गई थी।
अब सुबह की सुनहरी धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। विभूषण ने जब अपनी आंखें खोली तो उसका शरीर कल रात की तुलना में बहुत ज़्यादा हल्का महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपने शरीर पर किसी की भारी बाहें और त्वचा का स्पर्श महसूस किया, उसने धीरे से गर्दन घुमाई। सामने का नज़ारा देखकर विंग की सांसें अटक गई। लान वांगजी, जो अनुशासन की मूरत माना जाता था, उसने उसके बिल्कुल बगल में सोया था। वांगजी की शर्ट उतरी हुई थी और वह विंग को अपनी बाहों में ऐसे जकड़े हुआ था जैसे कोई कीमती खजाना हो। विंग सर में से लाल हो गया। उसने जिसे कभी चाहा था, आज वह उसके साथ उसके बगल में है। उसके अंदर बहुत खुशी हो रही थी, पर विंग को याद आया कि कल रात क्या हुआ था। उसका आना, सच बताना और फिर बेहोश हो जाना। उसे अंदाजा हो गया था कि वांगजी ने उसका बुखार उतारने के लिए अपने बॉडी हीट का इस्तेमाल किया है, लेकिन विभूषण ही था। उसने पुरानी चुलबुली फितरत वापस आ गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और चेहरे पर एक झूठा डर और घबराहट ओढ़ लिया। उसने धीरे से वांगजी को झंझोड़ा। लानसन, लानसन, यह सब क्या है? विंग ने कांपती आवाज में कहा। वांगजी की आंखें तुरंत खुल गई। विंग को होश में देखकर उसके चेहरे पर पहले तो राहत आई, पर विंग के चेहरे का डर देखकर बहुत सकपका गया। विंग, तुम ठीक हो? कल रात तुम्हें बहुत तेज बुखार था, इसलिए इसलिए तुमने मेरा फायदा उठाया। विंग ने चादर को अपने सीने तक खींचते हुए मजाक में चिल्लाकर कहा। लानजान, तुम तो कहते थे कि तुम बहुत ही अनुशासित हो, पर अब क्या हो गया? हमारे बीच तो सब कुछ हो चुका है। अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। वांगजी की घबराहट। वांगजी का चेहरा सर में से लाल और उलझन से लाल हो गया था। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा और अपनी शर्ट ढूंढने लगा। नहीं विंग, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए, मेरा इरादा नहीं था। मैं मर्यादा नहीं भूला। विंग ने अपनी हंसी रोकने के लिए होठों को दांतों से दबाया और फिर गंभीर होने का नाटक किया। मर्यादा? लांदन, हम एक ही बिस्तर पर इस हालत में हैं और तुम कह रहे हो मर्यादा? देखो मेरी हालत, मैं कितना कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। तुमने मेरी मासूमियत छीन ली। वांगजी पूरी तरह शून्य पड़ गया था। उसे लगा कि शायद बेहोशी की हालत में उसने सच में अपनी सीमाओं को पार कर दिया है। विंग, मुझे क्षमा कर दो। मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटूंगा। अगर ऐसा है तो मैं आज ही पिताजी से बात करूंगा। वांगजी का इतना गंभीर और परेशान देखकर विंग अपनी हंसी और नहीं रोक पाया। वह जोर जोर से हंसने लगा, यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। लानजान, तुम तो सच में बुद्ध हो। विंग ने हंसते हुए बिस्तर पर पैर पटके। तुम्हें सच में लगा कि मैं इतना भोला हूँ? मुझे सब पता है। तुमने मेरी जान बचाई है, पर तुम्हारा चेहरा, काश तुम अपना चेहरा देख पाते, एकदम टमाटर जैसा लाल है। वांगजी को समझ आ गया कि उसे फिर से चिढ़ाया गया है। उसने एक गहरी और राहत भरी सांस ली और फिर अपनी आंखों को सिकोड़कर विंग की ओर देखा। उसकी नज़रों में अब वह नफरत नहीं बल्कि एक प्यार का अधिकार था। विंग, तुम कभी नहीं बदलोगे, वांगी ने धीरे से कहा और अचानक झुक कर विंग के पास आ गया। विंग को लगा कि वांगजी उसे किस करेगा, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली, परंतु तभी वांगजी ने धीरे से उसके माथे में किस किया। वांगी ने धीरे और भारी आवाज़ में कहा, पर अब जब तुमने जिम्मेदारी और शादी की बात छेड़ दी है, तो याद रखना, अब मैं तुम्हें भागने का मौका नहीं दूंगा। चाहे सब कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, अब तुम मेरे ही रहोगे। विभूषण अचानक रुक गया। वांगजी की नज़रें की गहराई और उसका एहसास करा दिया था कि अब खेल खत्म हो चुका है और हकीकत शुरू हो गई है। अभी विभूषण और लान वांगजी के बीच का वह गहरा और रोमांटिक पल चल ही रहा था कि अचानक कमरे में भारी दरवाज़ा थोड़ा सा खुला। एक छोटा सा सर अंदर झाँका। वह था आयुआन, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कमरे का नज़ारा देख रहा था। उसके पीछे से वैनिंग रोकने की कोशिश कर रहा था, पर छोटा आयुआन तो सीधा दौड़ता हुआ बिस्तर की ओर आ गया। आयुआन ने देखा कि लानवांगजी बिना शर्ट के है और विभूषण बिस्तर पर खिलखिला रहा है। वह अपनी नन्ही उंगलियों को मुंह में दबाकर बोला, वेंग पापा, क्या अंकल के पास कपड़े नहीं हैं? क्या वह अभी आयुआन की तरह नहाने जा रहे हैं? विभूषण की हंसी रुक गई और वह शर्म के मारे चादर से अपना मुंह छुपाने लगा। वहीं लानवांगजी, जो दुनिया के सामने कभी विचलित नहीं होता था, आयुआन के इस मासूम सवाल पर एकदम जम गया। आयुआन, वे लान अंकल को गर्मी लग रही थी। विंग ने चादर के अंदर से ही आवाज़ दी। आयुआन ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और वांगजी के पास जाकर उसके हाथ को छुआ। पर लान अंकल तो काँप रहे हैं बाबा। क्या आपने अंकल को डांटा? आप हमेशा आयुआन को डांटते हो।
और आयुवान रोता है, क्या अंकल भी रो रहे हैं? वांगी ने अपनी शर्ट जल्दी से पहनी और नीचे झुककर आयुवान को अपनी गोद में उठा लिया। आयुवान की मासूमियत ने वांगी के मन के सारे बोझ जैसे धो दिया था। नहीं आयुवान, बाबा ने नहीं डांटा, हम बस बातें कर रहे थे, वांगी ने बहुत कोमलता से कहा। आयुवान ने वांगी के गाल पर अपना छोटा सा हाथ रखा और बड़े गंभीर होकर बोला, अंकल, बाबा बहुत अच्छे हैं, पर वह रात को अकेले रोते हैं। अब आप आ गए हो तो क्या आप उन्हें हंसाओगे जैसे अभी हंसाया? यह सुनकर वांगची की आंखों में फिर से नमी आ गई। उसने विंग की ओर देखा, जो अब चादर से बाहर निकलकर भावुक नजरों से उन दोनों को देख रहा था। हाँ युवन, वांगी ने वादा किया, अब बाबा कभी नहीं रोएंगे और तुम भी इसी घर में रहोगे। तभी दरवाजे पर वैनिंग आया। वह थोड़ा झिझक रहा था। क्षमा करें, पर किंग हेंगजुन ने नीचे आप सबका इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने नाश्ता लगवाया है और कहा है कि आज पूरा परिवार एक साथ बैठकर नाश्ता करेगा। विभूषण मुस्कुराया और बिस्तर से उठने की कोशिश की, पर कमजोरी की वजह से उसके पैर लड़खड़ाए। वांगी ने तुरंत आयुआन को नीचे उतारा और विंग को सहारा देकर थाम लिया। लानजान, मैं ठीक हूँ, विंग ने कहा। नहीं, तुम ठीक नहीं हो, वांगी ने अधिकार के साथ कहा। अब से तुम्हारी हर जिम्मेदारी मेरी है। आयुआन आगे आगे दौड़ने लगा। चलो चले। आयुआन को बहुत भूख लगी थी और वह बहुत खुश था। जब वह सब नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंचे तो किंग हेंगजुन ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। आयुआन सीधा जाकर बड़े मेज पर बैठ गया और अपनी पसंद के फल मांगने लगा। डाइनिंग टेबल का माहौल बहुत शांत और गरिमापूर्ण था। किंग हेंगजुन और वैनिंग अपनी बातचीत में व्यस्त थे, जबकि छोटा आयुआन मेज से अपना नाश्ता कर रहा था, मजे से अपना नाश्ता कर रहा था। उसने लेकिन विभूषण, जिसका मन कभी शांत नहीं रहता था, उसे फिर से शरारत सूझी। उसने वे मेज के नीचे से धीरे से अपना पैर बढ़ाया और लानवांगजी के पैरों को सहलाना शुरू कर दिया। लानवांगजी, जो अपने सलीके से सूप पी रहा था, अचानक ठिठक गया। उसके हाथ में पकड़ी चम्मच हवा में ही रुक गई। उसने अपनी गर्दन नहीं घुमाई, लेकिन उसके कान धीरे धीरे लाल होने लगे थे। उसने विंग की तरफ देखा, जो बहुत ही मासूम चेहरा बनाकर अपना नाश्ता कर रहा था, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वांगी ने मेज के नीचे से विंग के पैरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन विंग तो उस्ताद था। उसने अपनी शरारत और बढ़ा दी, जिससे वांगजी को अपनी हंसी और घबराहट काबू करना मुश्किल हो गया। वांगजी, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? किंग हेंगजुन ने अचानक पूछा। कुछ नहीं पिताजी, सूप थोड़ा गर्म है, वांगी ने बहुत मुश्किल से अपनी आवाज़ को स्थिर रखते हुए कहा। वेबुशैन ने मन ही मन में यह शैतानी से वह मुस्कुरा रहा था। उसे वांगजी की इस तरह का अनुशासन और शरारत के बीच फंसा हुआ देख बहुत मजा आ रहा था। वांगजी ने अंततः हार मान ली और मेज के नीचे से विंग का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे कह रहा हो, विंग अब बस करो, वरना मुझे यहाँ से तुम्हें उठाकर ले जाना पड़ेगा। विंग ने प्यार से वांगजी की ओर आंख मारी और उस पूरी मेज पर भले ही सब लोग नाश्ता कर रहे थे, पर उन दोनों के बीच एक अलग ही दुनिया चल रही थी। नाश्ते की मेज पर विभूषण की उस गुप्त शरारत ने लान वांगजी के संयम के बांध को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। वांगजी, जिसने सालों से अपनी भावनाओं को लोहे के अनुशासन के पीछे कैद रखा था, आज विंग के उस स्पर्श से जैसे पिघलने लगा था। जैसे ही नाश्ता खत्म हुआ, किंग हंगजुन ने आयुआन को और वैनिंग के साथ बगीचे में खेलने के लिए भेज दिया। विंग और वांगजी को जैसे इसी पल का इंतजार था। वांगजी ने बिना एक शब्द बोले विंग का हाथ पकड़ा और उसे सीढ़ियों की ओर ले गया। विंग मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि उसने वांगजी के भीतर की सोई हुई भावनाओं को जगा दिया है। जैसे ही वह कमरे के अंदर पहुंचे, वांगजी ने दरवाजा बंद किया और उसे अंदर से लॉक कर दिया। कमरे में अचानक एक भारी खामोशी छा गई, जिसमें केवल उन दोनों की तेज होती सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वांगी ने विंग को दीवार की ओर धकेला और अपने दोनों हाथ विंग के चेहरे के पास टिका दिए। उसकी नज़रों में अब वह पत्थर जैसा इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रेमी था जो बरसों की तड़प को अब और नहीं रोक सकता था। विंग, तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कर रहे थे? वांगजी की आवाज़ अब धीमी और भारी थी, जिसमें एक चेतावनी भी थी और बेइंतहा चाहत भी। विभूषण ने अपनी गर्दन थोड़ा तिरछी की और शरारत भरी मुस्कान के साथ वांगजी की आंखों में सीधे देखा। मैंने क्या किया लानजान? मैं तो बस नाश्ता कर रहा था। क्या तुम्हें मेरा प्यार पसंद नहीं आया?
वांगजी ने अपना चेहरा विंग के चेहरे के इतने करीब लाया कि उसकी सांसें एक दूसरे से टकराने लगी। तुम जानते हो तुमने मेरी उन भावनाओं को छेड़ा है जिन्हें मैंने मेरी मर्यादा के नाम पर दबा कर रखा था। अब उन्हें शांत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वेगुशैन की शरारत धीरे धीरे गंभीरता में बदलने लगी। उसने वांगजी के गले में अपनी बाहें डाली और धीरे से कहा, तो फिर अब मर्यादा को भूल जाओ लांजान। इस कमरे में कोई नियम नहीं, यहाँ केवल तुम और मैं हूँ। वांगजी ने अपना नियंत्रण खो दिया। उसने झुककर विंग के होठों को अपने अधिकार से किस किया। यह किस केवल प्यार नहीं था, यह उन 3 सालों का दर्द था, वह पछतावा था, वह हर रोज का दर्द था जो वह रोज सह रहा था। अब वह एक अटूट वादा था जो अब कभी अलग नहीं होंगे। विभूषण ने भी पूरी शिद्दत से उसका साथ दिया। वर्षों का वह अधूरापन आज मिट रहा था। लान मांगजी का वह सख्त चेहरा अब सुकून और समर्पण से भर चुका था। उसे समझ आ गया था कि जिसे वह गुनाह समझता था वह असल में उसकी रूह की सबसे बड़ी जरूरत थी। उस दोपहर लैंड मैंसन के उस बंद कमरे में बरसों की दबी हुई भावना आज़ाद हो चुकी थी। अब ना कोई पछतावा था, ना कोई डर, केवल 2 रूहें थी जो एक दूसरे में पूरी तरह समझ आने के लिए तैयार थी। कमरे के भीतर की हवा अब भारी और जादुई हो चुकी थी। लान मांगजी जो हमेशा शब्दों से कतराता था, आज वह अपने टच से वह सब कह रहा था जो उसने सालों से अपने सीने में दबा कर रखा था। उसने वेवुशन को हल्के से उठाकर बिस्तर की कोमलता पर लिटा दिया। विंग की बिखरी हुई जुल्फ सफ़ेद तकिए पर फैल गई और उसकी आंखों में वांगजी के लिए वह समर्पण था जिसे देखकर वांगजी का संयम पूरी तरह टूट गया। वांगजी उसके ऊपर झुका, उसके हाथ विंग की कमर पर कस गए। उसने विंग के माथे और उसकी आंखें और फिर उसके गालों में इतनी कोमलता से चूमा जैसे वह कोई नाजुक फूल हो। लानजान, वेवुशन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खुशी थी। उसने वांगजी के शर्ट के बटन पर अपनी उंगलियां चलाई। क्या तुम अभी भी डरे हुए हो? वांगजी ने विंग के हाथों को थामकर उसे बिस्तर पर टिका दिया और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, अब नहीं, तुम्हें खोने का डर इस दुनिया के किसी भी नियम से बड़ा है। विंग, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। वांगजी ने अपनी नाक विंग के गर्दन पर रख ली जिससे विंग का शरीर में एक सिरहन दौड़ गई। कमरे में जल रही मध्यम चंदन की खुशबू उनके उनका रोमांस को और भी गहरा बना रही थी। विंग ने अपनी आंखें मूंद ली और वांगजी के बालों में अपनी उंगलियां फंसा ली। जब वांगजी के होठों ने फिर से विंग के होठों से मिले तो उसमें अब कोई झिझक नहीं थी। यह एक ऐसा मिलन था जिसमें बरसों का इंतजार, विरह की तड़प और एक दूसरे को पा लेने का सुकून घुला हुआ था। विंग ने महसूस किया कि वांगजी का दिल उसके सीने से जोर जोर से टकरा रहा है। वह पत्थर की मूरत आज मोम की तरह पिघल रहा है। वांगजी ने बहुत प्यार से विंग के कपड़ों की गांठें ढीली की और हर एक स्पर्श के साथ वह विंग को यह यकीन दिला रहा था कि वह अब सुरक्षित है, वह अपने घर में है। बाहर की दुनिया के लिए वह शायद अब भी भाई थे, लेकिन इस कमरे की चारदीवारी के भीतर वे केवल 2 प्रेमी थी जिनकी रूहें एक हो चुकी थी। वांगजी ने विंग को अपनी बाहों में ऐसे भर लिया जैसे वह उसे कभी खुद से अलग नहीं होने देगा। तुम सिर्फ मेरे हो, वांगजी ने उसके कान के पास गर्म सांस छोड़ते हुए कहा। विभूषण ने मुस्कुराकर उसे और करीब खींच लिया। हमेशा के लिए लांजान, हमेशा के लिए। उस दोपहर सूरज की किरणें पर्दे से छनकर उन पर पड़ रही थी, गवाह बन रही थी कि उस प्यार के जो मर्यादाओं की बेड़ियों को तोड़कर अब अपनी मंजिलें पा चुका था। और कहानी यहीं खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।